Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And, friends, we are continuing with our series of boring, detailed polity with Dr. Siddharth Arora. अब ये बोरिंग डिटेल्ड पॉलिटी क्यों है? बिकॉज मैंने देखा है दैट इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को, इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी हमने ट्रिविलाइज होते हुए देखा है. सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ा नहीं जाता एंड दैट इज द रीजन यू आर नेवर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद सुपरफिशियल लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तो मैंने सोचा इंटरेस्टिंग तो मैं प्लस क्लासेस में बना दूंगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आपको सब्जेक्ट अभी समझ में आ जाए. तो आई विल गो इन अटमोस्ट डिटेल ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशन. एक एक टॉपिक को, एक एक इशू को हम लोग इतना डिटेल में करेंगे ताकि यूपीएससी कितना मर्जी टफ क्वेश्चन पेपर बना दे, यू शुड बी एबल टू एड्रेस इट. तो मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लूंगा और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ाऊंगा फॉर योर ओन प्रिपरेशन. आज के इस एस्पेक्ट में हम लेंगे टॉपिक ऑफ स्टैट्यूटरी बेल. अब बहुत सारे लोगों का हाल इतना बुरा है दैट दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक है कहाँ से. सो आई एम श्योर दैट वी विल लुक इन टू दिस इन सो मच ऑफ डिटेल. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से पढ़ाया गया है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू henceforth. सो वेयर आर वी स्टार्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम? तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी. सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम स्क्रीन शॉट फ्रॉम द न्यूज़ पेपर्स. इन द न्यूज़, when can an individual get statutory bail? So ये एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज जी को डिफॉल्ट बेल मिली है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बेल. और इस स्टैट्यूटरी बेल को समझना इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आई वुड एक्चुअली आस्क यू टू रीड थ्रू दिस पार्ट, तो ताकि तुम्हें पता चले कि इस सब्जेक्ट को बिना एक स्ट्रक्चर्ड, एक एक्सपर्ट हेल्प के आपके लिए पढ़ना और समझना कितना मुश्किल होता है. पहले ये समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है ना, वरना लोगों को समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट इतना मुश्किल क्यों है या वाई डू यू नीड हेल्प. तो यहाँ से समझ जाते हैं. द स्टोरी सो फार, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट Sudha Bharadwaj. In its bail order, the court has asked the NIA court to decide the conditions for her release on December 8. While she was given the default bail, 8 others were denied the benefits in the same case. The case highlights the nuances involved in the court determining the circumstances in which statutory bail is granted or denied, even though it is generally considered, and I quote, an indefeasible right. What is default bail? Also known as statutory bail, this is the right to bail that accrues when the police fail to complete the investigation within a specified period in respect of a person in judicial custody. This is enshrined in Article 167, Subclause 2 of the Code of Criminal Procedure, where it is not possible for the police to complete an investigation in 24 hours. The police produce the suspect in court and seek orders for either police or judicial custody. This section concerns the total period up to which a person may be remanded in custody prior to the filing of charge sheet. For most offences, the police have 60 days to complete the investigation and to file a final report before the court. However, where the offence attracts death sentence or life imprisonment or a jail term of not less than 10 years, the period available is 90 days. In other words, a magistrate cannot authorize a person's judicial remand beyond 60 or 90-day limit. At the end of this period, if the investigation is not complete, the court shall release the person if he is prepared to and does furnish bail. सही मायनों से अपने दिल पे हाथ रखो सब लोग, और सच बताना तुम्हें क्या समझ में आया. और अगर तुम बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दोगे तो तुम रियलाइज करोगे तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा. ओके, ये उड़ गया, हवा में उड़ गया, और वो इसलिए उड़ गया बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसके लिए तुम्हें लॉ समझना ज़रूरी है. तो अब घबराओ मत, ऐसे मैं हूं ना, चिंता मत करो. सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जितना मर्जी टाइम लगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें स्टैट्यूटरी बेल इन एंड आउट समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट
तुम्हें क्रिमिनल लॉ के बहुत सारे बेसिक्स भी समझ में आ जाएंगे। तो नाउ यू विल सी टीचिंग एंड लर्निंग 24 कैरेट रॉक सॉलिड। सो बिफोर वी स्टार्ट, मेरी इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम इज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे सेड लाइव, SIDLIVE, ये मेरे कोड के नाम से जाना जाता है। ये कोड आपने तब यूटिलाइज करना है जब भी आप अन अकेडमी पे कोई भी प्लस क्लास लीजिए, कोई भी कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लीज यूटिलाइज सेड लाइव एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी एंड यू विल गेट ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन अन अकेडमी। सो दीज आर द अवेलेबिलिटीज, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that you can receive updated knowledge of polity, governance and international relations for UPSC CSE from me. इस पूरे कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ज्वाइन मी। दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन कम्युनिकेट। जो भी मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, वेदर इट्स रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट, वेदर इट्स रिगार्ड्स टू द सुप्रीम कोर्ट और वट एवर करंट अफेयर्स, आई विल डू इट ऑन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम में से कुछ टेक savvy लोग हैं तो अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ कीजिए और इस कोड को स्कैन कर लीजिए, तो भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है, अन अकेडमी ने आपके लिए एक ह्यूज ऑफर लाया है। वैसे अन अकेडमी ऑलरेडी इज ऑफरिंग द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द लर्निंग प्लेटफॉर्म एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। कभी आप फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस से कंपेयर करोगे ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि इतना रीजनेबल भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अंडर वन प्लेटफॉर्म आप लोगों को सब कुछ पढ़ाते हैं, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल टिल इंटरव्यू। अन अकेडमी आपका साथ देता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बट उसको भी और भी रीजनेबल कर दिया है विद द रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर, जिसमें 25 टू 27 तक अगर आपने अन अकेडमी का 1 ईयर एंड अबव प्लस GS या एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 6 महीना फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा विच इज़ वर्थ 45,000। करना क्या है, अन अकेडमी के ऐप पर जाओ और इस ऑफर को फायदा उठाओ। यूज द कोड सिड लाइव, वहां पर जहां पर रेफरल कोड की जगह होगी वहां लिखो SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है एंड यू विल गेट दिस ऑफर। ऐसे मौके जाने नहीं देने होते and make sure that you utilize this. UPSC CSE Mega Combat Previous Year Question Special 30 जनवरी को है। प्लीज ज्वाइन यूजिंग द कोड SIDLIVE और तुम्हें बहुत सारे प्राइजेस मिलने का चांस है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज हैव बीन लॉन्च्ड एंड UPSC CSE का ऑप्शनल चैनल हैज बीन लॉन्च, जिसमें मेरे भी कोर्सेज आएंगे with PSIR optional. Just use the code SIDLIVE, take full advantages of iconic subscription, loan, as well as all the प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज। एक बार प्राइस डिफरेंस देख लो, जैसे आपने सेड लाइव कोड यूज किया ऐसा एडवांटेज तुमको कहीं नहीं मिलेगा। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। आज का टॉपिक है स्टैट्यूटरी बेल। ओके, अब इसको मैं कहां से स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट करते जीरो से स्टार्ट करते, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें फॉलोइंग थिंग्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ लॉ की बात हो रही है, तो कौन से लॉ की। आराम से नोट्स बनाओ क्योंकि ये आसान टॉपिक बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये टॉपिक समझने के लिए एक क्रिमिनल लॉयर होना ज़रूरी है। ओके, और मैं तुमको नेक्स्ट 2 घंटे में या जितना भी टाइम मुझे लगे, राइट, मैं तुम्हें एक क्रैश कोर्स दे रहा हूँ इनटू क्रिमिनल लॉ, और तुम बड़े बड़े सूरमा हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ फील्ड ऑफ लॉ। तो इंजॉय और लर्न फ्रॉम मी। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो वो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, और जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ऑफ 1973। इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे CRPC ऑफ 1973। तो जब भी कोई भी क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाया जाता है, क्रिमिनल लॉ को के अनुसार आपको अरेस्ट किया जाए, आपको बेल दिया जाए, राइट, ऑल दीज थिंग्स, ट्रायल कैसे होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ऑफ 1973। तो जिस लॉ से मेरा लेना देना है वो है CRPC 1973। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स जो मेरा प्राइमरीली फोकस होगा वो होगा आर्टिकल 22 पे, राइट, which is of course to be read with or to be read with article 21 also. okay, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज अरेस्ट, ओके, या फिर कस्टडी, जिसको बहुत सारे लोग गलत फहमी में एक ही वर्ड समझ लेते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ऑफेंसेस कौन से होते हैं, बेल क्या होती है, जमानत जिसे बोला जाता है, और उसके बेसिस पर दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. तो तुम बिल्कुल टॉपर बनने की राह पर निकल पड़े हो. ये इतना आसान होता तो फिर तुम्हें क्या चाहिए था. तुम अगर इसको खुद पढ़ के अभी अभी तुमने देख लिया है, पल्ले तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं होगा. राइट, फिर मैं इसमें देखूंगा एक और वर्ड जो आएगा रिमांड. रिमांड के साथ मुझे दो वर्ड्स और दिखाई देंगे. वन इज कॉल्ड एज जुडिशियल कस्टडी, जिसे पॉपुलरली जेसी बोलते हैं, और पुलिस कस्टडी, जिसे पॉपुलरली पीसी बोलते हैं. जब हमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये आउट ऑफ द वे टॉपिक नहीं है. क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स में कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेडली पूछा गया. लेकिन मैंने अपनी क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, हमेशा ध्यान दिया है कि मैं आपको लॉ इन डिटेल पढ़ाऊं. तो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड. आज हम पढ़ेंगे लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22, अरेस्ट और कस्टडी का डिफरेंस और अदर डिफरेंट टाइप्स, फिर बेल, फिर रिमांड, और फिर हम इसको एड्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स 2021 में. क्या ऐसा क्वेश्चन आया था? ये तुम्हें लगेगा नहीं सर इतना टफ नहीं आता, आता है. ऑलराइट, सो मेक श्योर यू गेट रेडी विद दिस पार्ट. सो सबसे पहले स्टेप वन, ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर अ कंडीशन जिसमें मान के चलो, ओके, जस्ट एज्यूम कि एक पर्सन, ओके, उस पर्सन को हम लोग ए नाम दे देते हैं. ए पर्सन के ऊपर एक FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके नाम पर दर्ज कर दी गई है. वो एक सस्पेक्ट बन गया है, वो एक अक्यूज बन गया है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है. नाउ देयर इज अ चांस कि पुलिस उसको अरेस्ट करे. वेरी गुड. तो अपनी मर्जी से थोड़ा ना अरेस्ट कर सकते, नॉट एट ऑल. हम अरेस्ट किसी को भी करेंगे तो हमको फॉलो करना पड़ेगा लॉ. हमको जब लॉ फॉलो करना पड़ेगा तो हमें लॉ का नाम मालूम होना चाहिए. लॉ का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973. तो अरेस्ट करने के समय पुलिस के पास कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है जो इनको फॉलो करनी ज़रूरी होती है. कौन सी फॉलो करनी होती है? नंबर वन, हमको ये इंश्योर करना होता है दैट पुलिस उस अक्यूज को रीज़न बताएगी. उसको रीज़न बताना ज़रूरी है कि तुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है. इसको बोलते हैं कि पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू बी एबल टू अरेस्ट हिम. सो ये अपनी मर्जी से थोड़ा ना हो रहा है, नॉट एट ऑल. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमको यहाँ पर उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा. तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा है सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973. तो ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ ना, ये एवरेज या लेजी लोगों के लिए नहीं है. एवरेज इन नॉट इन द सेंस ऑफ IQ. IQ तो सबका ही ठीक ठाक होता है. एवरेज जब मैं बोलता हूँ कि जिनमें मोटिवेशन नहीं है. अगर ये हाईली मोटिवेटेड जो अपने आप को टॉप करना चाहते हैं, ओके, वो इस चैप्टर को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कुछ पल्ले पड़ेगा. रेस्ट ऑफ यू तो अभी तक सो गए होंगे, सर इतना मुश्किल नहीं होता, हमसे नहीं होता. सो ऐसे मत करना. सो सेक्शन 50 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 देखोगे तो जिस भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करेगी उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने जरूरी है. उसको बताना पड़ेगा भाई तेरे खिलाफ FIR हो गया है, कि तेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए हमने तुम्हें उठा लिया या फिर अरेस्ट कर लिया. उठा लिया बड़ा लोकल वर्ड हो गया, नेवर माइंड. सो एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such an arrest. So किसी भी वजह से ये FIR हो गया है, हम तुम्हें प्रिवेंटिव कर रहे हैं, whatever,
ओके, इट हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 50। तो पहला तुम्हारे नोट्स में लिख लो सेक्शन 50। और क्या दूसरा बोला था? दूसरा ये बात बोला था कि अब हो सकता है जिस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया वो जमानती अपराध हो, इन अदर वर्ड्स वो बेलेबल ऑफेंस हो, बेलेबल ऑफेंस हो। और दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो तुम अपनी अपनी आंखों का इलाज कराओ कि अगर तुमको ये नॉन बेलेबल में नॉट बेलेबल दिख रहा है तो अपनी आंखें ठीक कराओ। ओके, तो ये नॉन है, नॉन बेलेबल और इज नॉट नॉट बेलेबल। मतलब बेलेबल ऑफेंस वो होता है जो जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसका राइट होता है, उसका हक होता है राइट टू हैव अ बेल, जमानत मिलना उसका अधिकार होता है। और नॉन बेलेबल मतलब उसका राइट नहीं होता, उसका हक नहीं होता, वो कोर्ट की मर्जी पर होता है कि उसको बेल दी जाए, जमानत दी जाए या नहीं। तुम्हें समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कॉफी पियो और फिर समझने की कोशिश करो। बेलेबल ऑफेंस वो होता है कि अगर तुमको अरेस्ट किया गया इन अ बेलेबल अपराध, ओके, इन जमानती अपराध, तो तुम्हारा हक है द राइट टू हैव अ बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया इन अ नॉन बेलेबल तो ऑफेंस, तो तुम्हारा तुम्हारा राइट नहीं होता, ये कोर्ट को सेटिस्फाई होना होता है, कोर्ट की सेटिस्फैक्शन पर आपको जमानत या तो दी जाती है या नहीं दी जाती। इसलिए आपको बहुत बार न्यूज में दिखेगा जाएगा फला फला पर्सन हैज बीन ग्रांटेड बेल। ओके, तुम्हारी मर्जी नहीं है, ग्रांटेड बेल पल्ले पड़ गया, वेरी गुड। अगला चलो, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन, लिख लो ये क्या लिखा मैंने बोला, अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस ही शैल इन्फॉर्म। तो ये उनके लिए है, अगर तुम्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया गया फिर तो तुम्हें कोर्ट ही बचाएगा, लेकिन अगर तुम्हें बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अंडर सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुलिस को ये उस अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि भाई तेरे को हमने जिसमें अरेस्ट किया है ना वो बेलेबल ऑफेंस है, तो यू हैव द राइट टू गेट अ बेल। तुम ऐसे करो, अपने लिए कोई जमानती ले आओ और श्योरिटी ले आओ और हमसे बेल ले लो और घर चले जाओ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 2 पॉइंट्स। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? सो मैंने तुम्हें क्या बोला, एक मैंने बताया कि पुलिस को तुम्हें यह पता नहीं पड़ेगा सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 में कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है, दूसरा सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 में कि भाई यू हैव अ राइट टू हैव अ बेल, लेकिन हर केस में नहीं, उस सिर्फ उसी केस में जहां पर कि तुम्हें बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया। अगर अभी भी तुमको नहीं समझ में आया तो तुम्हें गरम गरम कॉफी की बहुत सख्त आवश्यकता है। घर में जाओ, किचन खोलो और 2 कप कॉफी पी लो। तुम्हें यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, अभी कहानी बहुत लंबी है। तो मैंने स्टेप नंबर 1 बता दिया कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। वेरी गुड। अब तुमको तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार उठ रहे होंगे, उमड़ उमड़ के आ रहे होंगे, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम में से तुम्हें बहुत सारे मन में आएगा कि सर बेलेबल ऑफेंस कहाँ लिखा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे लिखा है। ओके, सो तुम फिर से खोलोगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973, उसके पीछे 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 जाओ, वहां पर मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल। ओके, तो आखिरी कुछ का पेजेस पे जाओगे, वहां पे देखोगे फर्स्ट शेड्यूल, तो तुम्हें एक टेबल दिखाई देगा कि ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड, और उसमें दिखाई देगा ऐसे कॉलम दिखेगा सेक्शन, फिर दिखाई देगा ऑफेंस, फिर उसके साथ लिखा होगा पनिशमेंट, फिर लिखा होगा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, और वाला तुम्हें तुम्हारा काम का टॉपिक लाइन मिल गया। क्या बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? तो अगर तुमने कौन सा गुनाह किया है, वो कौन से सेक्शन में फॉल करता है, उसका पूरा नाम क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, और वो फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो यहाँ पर तुमको दिख जाएगा। फिर एक लास्ट कॉलम भी होता है
कि कौन से कोर्ट में वो ट्राई किया जा सकता है, उससे अभी तुम्हें मतलब नहीं है। तो वैसे भगवान ना करे तुम्हें कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लेकिन पड़े तो तुम्हें क्या देखना है सर, हमको देखना है, क्या देखना है, फर्स्ट शेड्यूल। So, in regards to offences under the Indian Penal Code, the entries in the second and the third columns against a section, the number of which it is given in the first column, are not intended as definition of punishment described for the offences in Indian Penal Code, but merely as indication of substance of the section. In Schedule 1, the expression magistrate of the first class, okay, और यहाँ पे मैंने जो तुम्हें समझाया था, cognizable stands for a police officer may arrest without warrant. वैसे तुम्हारे मन में जो खुशी की लहर आ रही होगी कि मैं तुमको एक क्रिमिनल लॉयर बना दिया मैंने बैठे बैठे, तो ओके, तो बल्ले बल्ले होगी, तो कोई बात नहीं, मेरी दोस्त थी कि बलाएं लो मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको चैंपियन बना दिया। सो अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ये लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, तो ये लिस्ट दिख जाएगी। और ये यहीं तक ही नहीं है, ये शुरू हुई है यहाँ से, तो यहाँ तक खत्म करो, मर्डर में आएगा, क्या आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है विद रिगार्ड्स टू क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ाना है क्योंकि मैंने सेक्शन 50 पढ़ाया। वेरी गुड, अब आगे, ऑलराइट, तो कहानी अब बढ़ती जा रही है। अब हम जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू बेल एंड बेल बॉन्ड्स। तो हम कौन से लॉ पढ़ रहे हैं अभी भी, तो एक बार रिवाइज करेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। मैंने तुमको पढ़ा दिया है सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 में लिख दिया है कि पुलिस अगर तुमको अरेस्ट करेगी विदाउट वारंट, तो तुमको बताना पड़ेगा द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और वो भी कंप्लीट डिटेल में बताना पड़ेगा कि तुमको क्यों अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 में अगर अगर तुमको बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, अगर किया गया है, तो पुलिस को ये बात बतानी पड़ेगी दैट यू हैव अ राइट टू हैव अ बेल, और अगर राइट टू हैव अ बेल है तो तुम अपने लिए श्योरिटीज ले आओ, ओके, अपने जमानती ले आओ और घर चले जाओ। तो जो कुछ भी है, मैं तुम्हें कहानी की बात कर रहा हूँ, बेल, तो बेल के बारे में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये भी कहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो जहां तक मैं तुम्हें टॉपिक पे लेकर जा रहा हूं, वो तुमको पल्ले ही नहीं बढ़ने वाला जब तक तुम में मैं एक एक वर्ड ना समझाऊं। तो चैप्टर 33 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 देखेंगे, तो उसमें मिलेगा प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये बेल बॉन्ड्स है, या द बॉन्ड्स फॉर श्योरिटी है। सो ये प्रोविजंस एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड्स, ये चैप्टर 33 में डिस्कस है। अब मैं इसको बेइंतहा तो नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज इतना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जहां पर एक्चुअली फोकस की जरूरत है वहां मैं तुमको ले चलता हूं। चलो आगे चलते। सो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पढ़ेंगे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो ऑफेंसेस है वो या तो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो हमने बोला था बेलेबल ऑफेंस जो है वो एज अ राइट, एज एन अधिकार, एज अ हक तुमको बेल मिल जाती है। तो इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 436 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब मैं बार बार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोल बोल के थक गया हूं, तो तुम लोग खुद ही बोल लेना इसको, CRPC, ओके। सो इसमें लिखा है व्हेन एनी पर्सन, when any person, इस लाइन को अलग से पढ़ो, other than a person who has been accused of a non bailable offense, non bailable से offense है तो फिर ये मत पढ़ना, अगर bailable offense है तो ये सेक्शन पढ़ना। समझ में आया? तो अगर बेलेबल ऑफेंस से डील कर रहे हो तो सेक्शन 436 पढ़ो, वरना छोड़ दो। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस वाले ये ना पढ़े। इट इज ही इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और appears or is brought before a court and is prepared at any time to, while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court, to give bail such person, ओए होए इमोशनल लाइन है, क्या हो गया, shall be released on bail। अब आपके मन में आ रहा होगा सिद्धार्थ सर अपने इतने बिल्कुल तवज्जो से क्यों शैल बोला? शैल इसलिए बोला क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था ही हैज़ अ राइट टू हैव अ बेल।
अगर तुम बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो, जमानती लाने को तैयार हो और तुम्हें दिल नहीं कर रहा कि तुम जेल जाओ, इसे ज़्यादातर लोगों को नहीं करता, ओके, तो इट इज़ योर राइट, यू शैल बी रिलीज ऑन बेल। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है सेक्शन 436। तो तुम्हारे नोट्स में नेक्स्ट लाइन हो गया। यार तुम्हारी तो ऐसा आंखें बिल्कुल इमोशनल हो गई होगी, मैं तुमको वो सब पढ़ा रहा हूँ जो एक क्रिमिनल लॉयर को लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट बहुत टाइम बाद तो उनको कोर्ट की प्रैक्टिस के बाद समझ में आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay, this is very very important that you should be released on bail। अब तुम्हारे मन में फिर एक और विचार आ रहा होगा कि सर अगर कोई जमानती ना हो या बेल बॉन्ड के पैसे ना ला सके तो क्या बात है? तो हमने इसको अमेंड होते हुए देखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच एन ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक्स फिट मे एंड शैल, इफ सच अ पर्सन इज इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब उसके पास पैसे नहीं है, अनेबल टू फिनिश furnish surety, instead of taking bail from such a person, discharge him on executing a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided। In other words, हमारे लॉ बड़े रीजनेबल होते हैं एंड टाइम टू टाइम हमने बहुत अमेंडमेंट्स देखी है कि हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन में हो कि वो ऐसी जगह पे अरेस्ट हो गया हो जहाँ पे उसको कोई जानता ना हो, कोई जमानती ना हो, या फिर पैसे के माली हालात ऐसे हो कि वो बेल बॉन्ड नहीं भर सकता। कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो एक पर्सनल बॉन्ड साइन करता है और चले जाता है। ओके, अब ये ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है या फिर द कोर्ट, उनकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ये जायज़ रीज़न है और फिर उनको जाने दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जो बहुत सारे लोगों के मन में विचार उठते हैं ऐसे जो उमड़ उमड़ के आते हैं, पढ़ाई तो बाद में करोगे, अब तुम मेरे साथ आए हो तो तुम लोग को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी आती रहेगी, बिकॉज इससे पहले तो तुम्हें ये टॉपिक मालूम नहीं था, लेकिन अब उम्मीद है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी मस्ट हैव बीन अराउज्ड और बहुत सारे मन में तमन्नाएं उठ रही होगी कि सर हर क्वेश्चन का आंसर दे। चिंता नहीं करना है, यू आर वी डीलिंग विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। अब ये कौन सा कर लिया हमने? सेक्शन 436। तो कथा आगे चलेगी। ओके, और क्योंकि मुझे तुम पर उम्मीद है कि तुम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम्हें रिवाइज हो गया अभी तक क्या। तो मैंने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एक बार फटाफट रिकैप, अब तुम्हारे आंखों के सामने से बिल्कुल मूवी की तरह जाना चाहिए। सेक्शन 50 सब क्लॉज 1, सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 हमने ये कर लिया है, राइट। ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। फिर हमने चैप्टर 33 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 स्टार्ट किया, उसमें हमने सेक्शन 436 पढ़ लिया कि अगर बेलेबल ऑफेंस में किसी को अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको राइट टू हैव अ बेल है, ही शैल बी रिलीज, शैल वर्ड यूज किया गया है। और इनफैक्ट एक छोटा सा और भी रीजन बता दिया गया है कि अगर उसके पास श्योरिटी ना हो या वो इंडिजेंट पर्सन हो, उसके पास मनी नहीं है, कोई गल नहीं, पर्सनल बॉन्ड साइन करे और उसको बेल मिल जाएगी। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया है और हम चलेंगे आगे। अब दूसरा जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब फिर मैं बोल रहा हूं अपनी आंखों का टेस्ट करा लेना, अगर तुमको ये नॉट दिख रहा है, ये नॉट नहीं है, ये नॉन है। ओके, तो इसको नॉट मत समझ लेना, क्योंकि ये नॉन इसलिए क्योंकि इसमें भी तुम्हें बेल हो सकती है, राइट। लेकिन बेल होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एज अ राइट तुमको ये बेल हो। तो ये राइट नहीं है, तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है that you will have a right to have a bail. It is dependent upon the satisfaction of the court। तुम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करोगे और सेटिस्फाई हो गया अगर कोर्ट, तो ऑन वेरियस ग्राउंड्स तो तुमको बेल ग्रांट की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, मे बी ग्रांटेड, यहां पर शैल की जरूरत नहीं है। और ये पढ़ने के लिए हमको सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा। आई होप तुम्हें याद है पिछली बार हमने जब बेलेबल ऑफेंसेस किया था तो हमने सेक्शन 436 किया था। व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब इसको पढ़ेंगे। व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी, ओहो इमोशनल हो गया, इमोशनल मत होना यार, एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears is brought before than other than the high court or court of session, he may, ओए होए बेटा तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, ऐसे भी किसी ने आज तक पढ़ा है? ही मे बी रिलीज, पता मैं नॉन लॉयर्स को लॉ बना पढ़ा रहा हूं, कमाल हो रहा है।
ओके, सो द पॉइंट हियर इज ही मे बी रिलीज, लेकिन इसको नेगेटिव लैंग्वेज में समझाया गया है कि कब आपको बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। अच्छा, इन अदर वर्ड्स ये बताने से अच्छा कि मैं कोर्ट हमें कब बेल ग्रांट करेगी, इट इज एब्सोल्युटली उल्टा नेगेटिव वे में समझाएगी कि कब आपको बेल ग्रांट करने के चांसेस नहीं है। सो अगर कोर्ट को ये लगे कि देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स कि एक बार तुमको जो भी आपको ऑफेंस में डाला गया है, राइट, अगर जिसको भी तुम्हारे ऊपर एफआईआर की है या जो कि केस के प्रिमा फेसी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यू आर गिल्टी, सर अभी तो ट्रायल ही नहीं चालू हुआ, ऐसा लग रहा है रीजनेबल ग्राउंड से ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऐसा लग रहा है, कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स लग रहा है कि यू आर गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जिसकी सजा या तो सजाए मौत है, यानी कि टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वेरी रेयर चांस, ओके, मे है ये, ऑलराइट, the that you will have any chances of being granted bail on this matter. दूसरी बात है कि जो भी पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया गया है, ओके, उसको प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है ऑफ एन ऑफेंस जिसमें डेथ की पनिशमेंट थी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ थी या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा थी, राइट। सो ये आम तौर पे दो ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी ग्रांटेड बेल, ऐसा जरूरी नहीं लेकिन फिर भी। सो द पॉइंट हियर इज, अब इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर ये है, एक्चुअली कोर्ट को सेटिस्फाइड होना होता है ऑन वराइटीज ऑफ वेज, जैसे हमें कोर्ट को ये बोलना होता है कि ये पर्सन ना व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन ही विल बी रिक्वायर्ड, ही विल अपीयर इन द कोर्ट, ओके, एंड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स। फिर देयर विल बी नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, या फिर देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द विटनेसेस, ये अपना कोई रसूख का इस्तेमाल करके विटनेसेस को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ऑल्सो देयर इज नो फ्लाइट रिस्क, ओके, अगर तुम ऐसे वर्ड्स यूज कर लोगे दुनिया को यकीन हो जाएगा कि तुम क्रिमिनल लॉयर हो। फ्लाइट रिस्क मतलब तुम ऐसे नहीं हो कि तुम भागी जाओ, ओके। सो कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन हो जाए तो द कोर्ट मे ग्रांट बेल once it is satisfied that these things are met with or negative things are not there. In other words, section 437 में application move की जाए, this is for those which is not for high court or court of session. कभी कभी तुमने एक चीज सुनी होगी, ओके, कि जिसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। सर इसको आप एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है क्यों बोलते हो? बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, लेकिन उसको ऐसा नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। एक्चुअली जो बोला जाता है वो है सेक्शन 438 of what is called as direction for grant of bail to a person apprehending arrest। तो एंटीसिपेटरी एक्चुअली वर्ड कहीं पर भी लॉ में यूज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी it is the context there that there is an anticipation, एक apprehension कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। So when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में ये एप्लीकेशन मूव करेगा अंडर सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और बोलेगा माय लॉर्ड प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कर लो, मुझे कस्टडी में नहीं जाना, मुझे जो भी आप बोलोगे, जैसे भी कोऑपरेशन बोलोगे इन्वेस्टिगेशन में मैं करूंगा, और प्लीज मुझे अरेस्ट नहीं करना। और क्योंकि वो अभी अरेस्ट होने से पहले ही तुम प्रोटेक्शन मान रहे हो, इसीलिए उसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है, जबकि ऐसी वर्ड कोई होता नहीं है एंटीसिपेटरी बेल। इसको बोलते हैं डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ओके। सो इसमें कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन्वॉल्व हो सकता है, और ये इसमें ऑब्वियसली कोर्ट की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए that the person shall make himself available for interrogation by police officer as and when required. Condition that person shall not directly or indirectly make any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts. A condition that the person shall not leave India without the prior previous permission of the court. The simple यहाँ पर ये है कि ये जो कंडीशंस है कोर्ट इनमें से कोई भी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शंस डाल सकते हैं एज इट मे
think fit. तो कोर्ट ऐसी कोई भी कंडीशन रख सकते हैं कि इन केस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि ये पर्सन जिसको हमने ये ऑर्डर में एक प्री है सो कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, वो जैसे ही इसको अरेस्ट करेगा वैसे ही उसको बेल देनी पड़ेगी, बिकॉज हमने सेक्शन 438 में ये सेटिस्फाई कर लिया है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगा, वो इंडिया छोड़ के भागेगा नहीं, वो किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओह कितनी बेल, वेरी गुड। तो मैंने पढ़ा दिया तुमको 3 तरह के बेल्स। ओके, तो तुम्हारी हो गई लॉटरी। ओके, मन ही मन तो तुम बहुत ही खुश हो रहे होंगे, राइट, कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है चैप्टर 33 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें 436 मैंने बेलेबल ऑफेंस के लिए पढ़ा दिया है, 437 मैंने तुम्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए पढ़ा दिया है, और 438 मैंने तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल के लिए पढ़ा दिया है, या फिर द एप्रीहेंडिंग। उसी तरह से 439 भी है, जिसमें कि अगर 437 के अंडर तुम्हारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो तुम हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये सारे के सारे सेक्शंस जो है ये बेल से रिलेटेड है, और इसमें तुम्हें एक बार 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 याद आ रही होगी कि हम बार बार बोल रहे हैं बेल बॉन्ड भरोगे, बेल बॉन्ड भरोगे। तो बेल बॉन्ड की होता है, व्हाट इज बेल बॉन्ड। तो अगर तुम्हें बेल दे दी जाए, अगर कोर्ट ने तुमको बेल दे दी जाए, अगर, या फिर अगर तुम्हें बाय राइट भी मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो तुम फॉर्म नंबर 45 भरोगे, दैट इज बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड फॉर अटेंडेंस बिफोर द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट, जिसमें 436, 437, 438 इन्वॉल्व है। तो इसमें लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट लिखोगे, फिर पुलिस स्टेशन लिखोगे, अंडर सेक्शन लिखोगे, एफआईआर लिखोगे, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लिखोगे, किस दिन जेल गए थे ये भी देख लोगे अगर लिखा हुआ है तो। ओके, फिर तुम अपना नाम लिखोगे, सन ऑफ लिखोगे, रेजिडेंस लिखोगे, हैविंग बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का नाम लिखोगे। बताओ यार, मैं तुमको क्रिमिनल को लॉयर बना दिया यार, हद हो गई, नेवर माइंड। सो फॉर हैविंग बीन ब्रॉट बिफोर द चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ, तुम ऑफेंस लिखोगे। ओके, द फाइन लिखोगे, एंड रिक्वायर्ड टू गिव श्योरिटी फॉर माई अटेंडेंस बिफोर सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट on condition that I shall attend such officer or court on every day which any investigation or trial is held with regard to such charge, and in case of my making default here in myself to forfeit to the government of some of। तो तुमने सुना होगा फला फला को 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वो यहाँ पर अमाउंट लिख देना 50,000। मतलब अगर तुमने ये बेल बॉन्ड तोड़ा तो तुम्हारे 50,000 रुपए गए। ओके, फिर ऐसे 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 यहाँ पर एक जमानती होगा जो उसको साइन करेगा, और डेट डाल दी जाएगी, और मुबारक हो, क्या हो गया, तुम गए, बेल बॉन्ड मिल गया, अब अपने घर चले जाओ। ओके, अब तुम्हें से बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो रही होगी, इससे जमानत मिल गई काम खत्म। बेटा नहीं, बेल एक एक टर्म होता है जिसको एक्चुअली इंग्लिश लॉ में यूज किया जाता है। बेलर और बेली वर्ड होता है कि ये अक्यूज्ड, ये है अक्यूज पर्सन, ये है कोर्ट, और तुम हो जमानती, या फिर जिसने इसकी जमानत भरी है। कोर्ट इस अक्यूज को तुम्हें बेल दे रहा है, इज बेलिंग इट टू यू। तुम्हारी सो कॉल्ड जिम्मेदारी हो जाती है कि जब कोर्ट आवाज देगा, जब कोर्ट बुलाएगा, ये अक्यूज कोर्ट में पेश हो या उस ऑफिसर के सामने पेश हो। ये देखो यहां लिखा है आई शैल अटेंड सच ऑफिसर और कोर्ट ऑन एवरी डे विच एनी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इज हेल्ड विद रिगार्ड टू सच चार्ज। तो ये अभी केस चल रहा है, तुम कस्टडी से रिहा हुए हो। किससे रिहा हुए हो? कस्टडी से रिहा हुए हो। तुम सो कॉल्ड जेल की कस्टडी या पुलिस की कस्टडी से रिहा होके अपने घर जा सकते हो। केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, अभी फैसला आया नहीं है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया, और एक आनंददायक स्थिति आ गई है तुम्हारी, जहां तुमको शायद जिंदगी में पहली बार क्रिमिनल लॉ पल्ले पड़ा। अब अगली बार जब तुम न्यूज़ देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा।
फिर तुम्हारे मन से मेरे लिए थैंक्स निकलेगा, बट कोई बात नहीं, अभी इसको समझो। तो एक और बार रिकैप करेंगे। रिकैप करना एक ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट नियम होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। मैंने तुमको बताया कि पुलिस कभी अरेस्ट या फिर कस्टडी में लेती है। अब यहाँ पर अरेस्ट और कस्टडी को भी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को क्विकली बता देता हूँ। अरेस्ट इज यूजुअली फॉर्मल कस्टडी, ओके। इन अदर वर्ड्स, अरेस्ट में एक फॉर्मेलिटी होती है, अरेस्ट मीमो बनाया जाता है एंड एटसेट्रा। इसमें फिजिकल फोर्स यूज की जाती है। कस्टडी सिर्फ नज़र से भी रखी जा सकती है। मतलब जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार ये बच्चे हैं, छोटे छोटे नौने नौने बच्चे हैं, और इनके पेरेंट्स ने बोला कि सिद्धार्थ जी ऐसा करो, इनका ख्याल रखना, ये बाहर ना जा पाए, तो मैं यहाँ पर अपना न्यूज़पेपर लेकर बैठे रहूँ और मैं इन पर नज़र रखूँ, ये भी एक तरह की कस्टडी है, ओके। ये अरेस्ट नहीं है। तो हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, हर कस्टडी में नेसेसरली अरेस्ट नहीं होता, ओके। आई होप तुम समझ रहे हो। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो कोई खास टेंशन नहीं है, ओके। अभी के लिए तुम इसको सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हो बच्चे से, सर्टनली नॉट सिनोनिमस, लेकिन अगर बिल्कुल समझ में आ गया तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी ऑन दिस पार्ट। सो अरेस्ट होता है तो तुम्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यूज करना पड़ेगा, सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने तुमको बता दिया कि सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 में एक वर्ड आया था बेल। बेल पढ़ने के लिए तुम्हें चैप्टर 33 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो है 436, 437, 438 और कभी कभी 441 भी, वो अब बात की बात है। और रेयरली 439 भी पढ़ लिया। 436 हमने पढ़ा विद रिगार्ड्स टू बेलेबल ऑफेंस, 437 हमने पढ़ा विद रिगार्ड्स टू नॉन बेलेबल ऑफेंस, 438 जिसको पॉपुलरली एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल ऑफ एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। 439 सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कहीं और तुम्हें रिलीफ ना मिला हो, फिर तुम भरोगे बेल बॉन्ड, जिसमें 45 नंबर फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 45 तुम भरोगे। और एक गलत फहमी से अपने आप को हमेशा दूर रखना कि बेल का मतलब होता है गेम इज ओवर। गेम इज सर्टेनली नॉट ओवर। तुम्हें सिर्फ घर जाने की इजाज़त दी गई है। तुम अभी भी required or you're duty bound to attend the investigation, duty bound to follow the directions of the court, duty bound to go by the conditions laid down while the bail was granted by you to you by the court। यहाँ तक समझ में आ गया तो तुम बहुत आगे निकल गए हो। 99% इंडिया को इतना नहीं पता है। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम एक्चुअली टॉपर मटेरियल पे पहुंच जाओगे। नाउ बिफोर आई गो अहेड, ओके, मुझे तुम्हारे लिए एक सुंदर सा प्यारा सा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ओके, बताओ, सुंदर सा फ्लो चार्ट बनेगा? यस, क्योंकि इस फ्लो चार्ट के बिना तुम्हें कुछ समझ में आने वाला है नहीं। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू एंड देन तुम जिंदगी भर इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? सो अभी तक हमने जो पढ़ा, ओके, हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो अब हमको एक एस्पेक्ट में समझना बड़ा ज़रूरी है। सो लेट अस एक्सप्लेन दिस अगेन। सो एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, यस, ध्यान से सुनना। अरेस्ट किया तो तुमने फॉलो किया सेक्शन 50, सेक्शन 50 सब क्लॉज 1, सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें सब समझ में आ गया, राइट? वरना कहानी गड़बड़ कर देगी। अब इस स्टेज पर अरेस्ट के स्टेज के बाद हमने देखा या तो अरेस्ट करते ही अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो तुमको बेल मिल गई 436 में, नहीं है तो हो सकता है, राइट, हो सकता है तुम्हें 437 में मिल जाए, ओके। हो सकता है तुमने पहले से एप्लीकेशन लेकर ले ली हो तो तुमको 438 में मिले, जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। या फिर ओहो बड़े ही बदनसीब हो तुम, क्या हो गया, हो सकता है तुम्हें बेल मिले ही ना। यस, अगर तुम्हें बेल ना मिले तो तुम रहोगे अंडर कस्टडी। तो दो ही तरीके, या तो बेल लेकर घर चले जाओ या फिर रहोगे तुम अंडर कस्टडी। अब यहां पर कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
ये समझने के लिए तुम्हें क्रिमिनल लॉ को भी बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, और जब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को बड़ा ही फायदा होगा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो कि कस्टडी हुई कहां से। मान के चलो ये एक पर्सन है। अगर तुमने ये समझ लिया तो बेटा जो मेरे लॉ वाले फ्रेंड्स हैं उनकी भी लॉटरी लगने वाली है। इस पर्सन को जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने जैसे ही उसको अरेस्ट किया, वो एक्चुअली चला गया है पुलिस की कस्टडी में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो शुरुआत में पहला ही स्टेप जो है वो पुलिस कस्टडी है। पुलिस कस्टडी की कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस कस्टडी के कुछ मेजर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वैसे तो किसी और का भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ फॉलो दिस वेरी 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 केयरफुली। जब पुलिस अरेस्ट करती है जब पुलिस अरेस्ट करती है तो सेक्शन 57 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अचानक एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता, excluding that time period, which is necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक पर्सन को पुलिस कस्टडी में लिया गया, एक्चुअली उसको अभी तक पुलिस कस्टडी वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन सही मायनों में वो पुलिस कस्टडी में ही है, राइट? बिकॉज उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। अभी तक ये वर्ड नहीं यूज किया जाता पुलिस कस्टडी में, बट उसको अरेस्ट तो पुलिस ने किया है। जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, सेक्शन 57 एक्टिवेट हो गया। सेक्शन 57 जो बोलता है वो बड़ा क्लियरली बोलता है कि एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड, उसको पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, एक्सक्लूडिंग दैट टाइम पीरियड जो कि उसको ट्रैवल टाइम में लगता है। तो 24 घंटे में क्या करना है? 24 घंटे में फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट इस पर्सन को, whoever has been arrested, उसको नियरेस्ट कोर्ट, मैजिस्टेरियल कोर्ट में पेश करना जरूरी है। ओहो, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 57 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और अगर तुमको ये लग रहा है कि ये केवल एक छोटा सा हल्का फुल्का लॉ है, रूल है, तो तुम गलत फहमी में हो। गलतफहमी इसलिए है क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एक रेलेवेंट आर्टिकल है, विच सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इस लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम्हारी तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आ गया, लॉ भी समझ में आ गया। इट सेज आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 सेज नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of for such an arrest। अगर तुम्हें मेरी बात याद आ रही होगी और अगर तुम कॉफी और चाय बैठकर पीते हुए इसको पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये जो बात थी ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 50 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। तो अब मैं जो हमेशा सब लोगों को बोलता हूं कि लॉ जो होता है हमेशा मस्ट बी इन द स्पिरिट of the constitution। So section 50 subclause 1 code of criminal procedure code is actually in the spirit of article 22 subclause 1 of the constitution of India। ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, समझ में आया? कनेक्टेड, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं। ओके, तो हम इसको और आगे चलाएंगे और लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग नाउ। सो इसको और आगे देखते हैं।
It says, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. तो ही हैज़ अ राइट टू हैव अ लॉयर. इसको तब मैं पढ़ाऊंगा जब ज़्यादा डिटेल में, जब हम लोग एक्चुअली पॉलिटी पढ़ेंगे. अब ध्यान से सुनना. अब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 पढ़ो. इट सेज एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी. तो आ गया ना, कस्टडी कस्टडी कस्टडी, शैल बी प्रोड्यूस. यहाँ अब भी सोचोगे सिद्धार्थ सर इतना तवज्जो से शैल क्यों बोल रहे हो? बेटा शैल है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मजाक नहीं है. शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours for such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate. And no such authority such person shall be detained in custody beyond the said period. Said period मतलब 24 घंटा without the authority of a magistrate. तुम्हें कुछ याद आ गया होगा. क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सेम चीज सेक्शन 57 में पढ़ी थी. That person arrested not to be detained for more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer term than under all circumstances of the case is reasonable, and period shall not exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place to arrest to the magistrate's court. बल्ले यार, तुम्हें तो हो गया कनेक्टेड. यस, तो क्या कनेक्ट हो गया? सेक्शन 57 को मैंने कनेक्ट कर दिया आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 से. और एक्चुअली तुम्हें बहुत जगह लग रहा होगा करीब करीब लैंग्वेज भी सेम ही है, राइट. अब यहां पर आ गया है हमारा रिकैप टाइम. रिकैप टाइम फिर से आया है, और रिकैप टाइम है ये. क्या है कि सेक्शन 57 को ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सिंपल बोल रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको डिटेन्ड मत रखना, जब तक कि उस 24 घंटे में एक्सक्लूडिंग द टाइम टू ट्रैवल उनको मैजिस्टेरियल कोर्ट में उठाकर पेश करना ज़रूरी है. और अब तुमको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये मजाक नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. सेक्शन 57 मस्ट बी रेड विद आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इतने शार्प तो तुम होंगे कि आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट की वायोलेशन बिल्कुल सही नहीं जाती. अगर ये वायोलेट हुआ तो तुम आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हो, और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट. यार लॉटरी लग गई यार, ऐसा आज तक किसी ने पढ़ा है? सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. अब यहां तक पिक्चर 100% क्लियर है, तो हम आगे चलते. अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज जीनियस लेवल टीचिंग गोइंग ऑन. अब फिर से आगे देखते हैं और इस सिचुएशन को आगे पढ़ते हैं. आर्टिकल 22 फिर से पढ़ते हैं. अभी तो पढ़ा नहीं, फिर से पढ़ते प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, आर्टिकल 22 बोलते हैं दैट, ध्यान से सुनो, नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड. ध्यान से सुनना बेटा, सांस गहरी लो. नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड. सेड पीरियड मतलब 24 घंटा, विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. यानी कि 24 घंटे से ज्यादा अगर इसको डिटेन करना है तो अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट के सिवाय और कोई ये अलाउ नहीं कर सकता. यानी कि पुलिस ऑफिसर चाह कर भी 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर अरेस्ट एंड सो ऑन. सो वो तो हमने कर लिया. अब इसको समझो, देख लिया? रेडी? रेडी. अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, उसको पकड़ के रखो. वो लाइन क्या थी कि नो सच पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द सेड पीरियड, बियॉन्ड द सेड पीरियड without the authority of the magistrate. और ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट को सेक्शन 57 से कनेक्ट करो. वो यहां पे बोल रहा है कि ये अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट है एक स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 167. वोला. मतलब क्या? मतलब ये कि जब तक 24 घंटे का टाइम पे डिटेंशन चाहिए,
अगर आपको एक पर्सन को 24 घंटे के लिए डिटेन करना है तो सेक्शन 57 काफी होगा। 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करने के लिए आपको 57 सेक्शन नहीं चलेगा, आपको एक दूसरे सेक्शन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो सेक्शन है सेक्शन 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो 24 घंटे तक सेक्शन 57 काम करेगा। इसमें आपको मजिस्ट्रेट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, पुलिस अपनी मर्जी से काम कर सकता है। 24 घंटे होते होते मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आओ। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगेगा, सुनो मेरी बात, if the magistrate is satisfied that the investigation या the logical conclusion of this investigation will take more than 24 hours, रीजनेबल ग्राउंड्स है कि इट विल टेक मोर देन 24 आवर्स, तो वो एक स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे और वो इस अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी बढ़ाएंगे टू मोर देन 24 आवर्स। और वो करने के लिए उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा सेक्शन 167। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? बेटा तुम्हारी लग गई है लॉटरी, क्योंकि तुमको ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो सेक्शन 167 तब होता है व्हेन प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ओए होए बेटा, कहीं तुम लॉयर ही ना बन जाओ, मुझे तो ज्यादा टेंशन हो रही। सो इसको ये करते हैं आगे। सेक्शन 167 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तब एक्टिवेट हो जाता है जब प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, whenever any person is arrested and detained in custody। एक एक लाइन को ध्यान से देखो, एक लाइन सुनो और चाय की एक चुस्की लो और समझो। and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours। ये 24 घंटे कहां से आए गए? अरे बाबा लिखा था ना सेक्शन 57 में, हाँ, fixed by section 57, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or police officer making the investigation, if he is not below the rank of the sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to the magistrate। अब मजिस्ट्रेट के पास बंदा आ गया। मजिस्ट्रेट टू whom the accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention in such custody as the magistrate thinks fit। Hold on, क्या हो गया सर? Hold on, for a term not exceeding 15 days in the whole। ओहो, इन अदर वर्ड्स हम रिमांड कर रहे हैं बियॉन्ड 24 आवर्स। तुमने ये वर्ड सुना होगा रिमांड। रिमांड क्या होता है? रिमांड का मतलब एक्चुअली होता है टू गिव इन कस्टडी, किसी को कस्टडी देना, किसी के हवाले कर देना, टू गिव इन कस्टडी। तो पुलिस ने पहले कस्टडी ली। तुम मैथ समझ रहे हो? मेरा प्यारा सा मैथ्स, ये फ्लो चार्ट समझो। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, पहले अरेस्ट था, तो अरेस्ट के समय पुलिस किसके पास थी? कस्टडी सब पुलिस के पास थी। तो ये हुआ अरेस्ट। ध्यान से सुनो, अरेस्ट के पास टाइम ये अक्यूज पर्सन, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। एक्स किसके पास है? पुलिस के पास। पुलिस के पास जैसे ही आया, इसके पास क्या चालू हो गया? सेक्शन 57। पुलिस इसको लेकर चली गई 24 घंटे के बीच में, इसके पास ले गई मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने उसको पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर दिया कि मजिस्ट्रेट साहब, माय लॉर्ड्स, हमारे ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी है ना इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। एंड द मजिस्ट्रेट थिंक्स कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है दैट 24 आवर्स से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लग सकती है और सेक्शन 57 अब किसी काम का नहीं रहा। लेट अस नाउ अप्लाई अ न्यू सेक्शन।
और वो न्यू सेक्शन है सेक्शन 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब मैजिस्ट्रेट साहब रिमांड कर रहे हैं, क्या करें, रिमांड करें। तो पुलिस ने उठाकर एक्स को मैजिस्ट्रेट साहब के पास कर दिया। मैजिस्ट्रेट साहब अब एक्स को रिमांड करे। रिमांड दो तरह की हो सकती है, रिमांड दो तरह की हो सकती है। ओके, कौन सी दो तरह की हो सकती है? एक रिमांड हो सकती है कि मैजिस्ट्रेट साहब इस एक्यूज को पुलिस के हवाले कर दे, यानी कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस पर्सन को भेज दिया जाए, रिमांड कर दिया जाए। दूसरा यह होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब बोले ना, पुलिस तुम्हारी जिम्मेदारी में ना, मेरी जिम्मेदारी में, मतलब कोर्ट की जिम्मेदारी में उसको रखा जाए। इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। सो किसकी जिम्मेदारी है? अगर कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पर उसको अरेस्ट करके रखता है या कस्टडी में रखता है तो उसको बोलते हैं जेसी या जुडिशियल कस्टडी। और अगर पुलिस को जिम्मेदारी में छोड़ दिया जाए तो उसको बोला जाता है पुलिस कस्टडी। तो पहले ये तुमने बहुत कॉमनली सुना होगा, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में रिमांड यानी कि जो सेक्शन 167 एप्लीकेबल हो गया है, सेक्शन 167 को पुलिस के हवाले छोड़ दिया जाता है कि भैया इसको ले जाओ। पुलिस उसको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, अपनी कस्टडी में ले जाती है, जहां पर वो उसकी तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्वेश्चन मार्क करवाएंगे, पूछेंगे, निशानदेही पे लेकर जाएंगे, कभी यहाँ लेकर जाएंगे, वहां लेकर जाएंगे, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन के करना है। जुडिशियल कस्टडी होता है फिर से सेक्शन 167 में ही, और इस टाइम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पर, अपने पास जज की जिम्मेदारी पर होता है, इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। अब जज कहां रखेंगे? पुलिस के पास तो पुलिस स्टेशन है, जज साहब कहां रखेंगे? तो जज साहब उसको मेन प्रिजन में भेज देते हैं। जैसे दिल्ली में होगा तो तिहाड़ प्रिजन, बॉम्बे में होगा तो आर्थर रोड प्रिजन, ओके, पुणे में होगा तो गेरावड़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको प्रिजन में भेज दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स वो बन जाता है यूटीटी, एक ही होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर। अभी ट्रायल चल रहा है और उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर बना दिया जाता है कि अभी ट्रायल चल रहा है। घर भी नहीं भेजा गया, पुलिस भी नहीं भेजा गया। तो तीन जगह थी जहां भेजी जा सकती थी, या तो घर भेज सकते थे, या पुलिस स्टेशन भेज सकते थे, या फिर कोर्ट अपनी जिम्मेदारी में तिहाड़ या ऐसा कुछ जेल में भेज सकते थे। पुलिस को भेज दिया जाए तो पुलिस कस्टडी, जमानत हो गई तो तुम घर जाओ, नहीं तो जेसी में जाओ, और इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। सो पुलिस कस्टडी तब होती है when following to the receipt of an information complaint report by police about crime, an officer of police arrests the suspect involved in the crime reported to prevent him from committing the offense। इसको भी एक्चुअली पुलिस कस्टडी बोलते हैं। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो फर्स्ट के स्टेज में जो अरेस्ट किया जाता है वो भी पुलिस कस्टडी है, और जब मजिस्ट्रेट ने फिर से सेक्शन 167 यूटिलाइज किया और पुलिस की कस्टडी में भेज दिया, उसको भी पुलिस कस्टडी बोलते हैं। कस्टडी का मतलब कस्टडी होता है, अपनी नजर में रखना। उसी तरह से जुडिशियल कस्टडी ठीक उल्टा होता है। पुलिस कस्टडी मींस पुलिस हैज द फिजिकल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड, while judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate। पुलिस कस्टडी में अक्यूज को पुलिस स्टेशन या लॉकअप में, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रख दिया जाता है, और जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल में डाल दिया जाता है। सो जैसे ही पुलिस कस्टडी में होता है, एटलीस्ट इन द इनिशियल पार्ट, ओके, तो सेक्शन 57 एप्लीकेबल होता है, अनटिल अनलेस 24 घंटे से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जब सेक्शन 167 में कोर्ट ही उसको रिमांड कर देता कि भैया ले जा तू, ओके, पुलिस को ले जा, और पुलिस उसको अपने थाने में रखकर, लॉकअप में रखकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, निशानदेही पे लेकर जा सकते हैं, ओके, कोई बरामदगी पे लेकर जा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज ऑल पुलिस कस्टडी। तुम्हें थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि पुलिस कस्टडी से सबको डर लगता है, ओके, और पुलिस कस्टडी से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, कोर्ट की निगहबानी से वो दूर है। सो पुलिस कस्टडी आमतौर पे एक सेफ्टी पर्पस पे कम ही दी जाती है, अनटिल अनलेस द कोर्ट इज रियली सेटिस्फाइड कि पुलिस को जरूरत है, और जो अक्यूज का लॉयर होता है
वो इसको बहुत वेहेमेंटली अपोज करता है कि नो माय लॉर्ड, या तो बेल दे दो या जुडिशियल कस्टडी दे दो प्लीज, पुलिस कस्टडी नहीं। तो आमतौर पे पुलिस कस्टडी आराम से मिलती नहीं है, और पुलिस हमेशा ये डिमांड करती है कि थोड़े दिनों की पुलिस कस्टडी तो हमको दे ही दो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस का बट डर तो लगता ही है। सो द पॉइंट हियर इज, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ जेसी वर्सेस पीसी। तो अगर तुमको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा तो आई बी वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले याद रखना, जैसे ही अरेस्ट होता है, ओके, वो एक तरह की पुलिस कस्टडी है। राइट, याद रखना, वो एक तरह की पुलिस कस्टडी है। पुलिस उसको जब मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाती है, अब दो चॉइसेस हो सकते हैं, या तो पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर को समझने का। अ पर्सन में बी हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस और इन जुडिशियल कस्टडी। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू अ सस्पेक्ट ऑन अरेस्ट इज दैट ही इज टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, following which he is taken before a magistrate and then he may either be remanded। ये magistrate ने क्या किया है, रिमांड किया है, रिमांड किया है टू जुडिशियल कस्टडी, या फिर उसको बोला जाएगा भाई जहां से तुम इसको लेकर आए हो वापस ले जाओ। इन अदर वर्ड्स ही विल बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी। आई होप यहां तक पिक्चर सबको समझ में आ गई है, और अगर ये समझ में आ गई है, वील गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ एक सिचुएशन ये है कि आपके मन में ये ख्याल आ ही रहा होगा कि पुलिस कस्टडी लेकर क्यों जाते हैं। पुलिस कस्टडी इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि पुलिस उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता है। सो द पॉइंट है कि पुलिस ने क्वेश्चन पूछे, अब वो उस थाने में बैठे हुए, लॉकअप में बैठे हुए, रात को पूछ लो, दिन में पूछ लो, फुर्सत ही फुर्सत। लेकिन इसीलिए पुलिस कस्टडी जब इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर होते हैं, अर्ली स्टेजेस होते हैं, तभी पुलिस कस्टडी मिलते हैं। तो आमतौर पर सिर्फ फर्स्ट 15 डेज ऑफ द एक्सटेंडेड कस्टडी, यानी कि जो सेक्शन 167 है, उसी में पुलिस के कस्टडी दी जाती है। उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती, बिकॉज ये अर्ली स्टेजेस में होता है। कभी कभी कोर्ट बोलता है ना, हम पीसी देंगे नहीं, हम जेसी देंगे, हम सीधा ही जेल में भेज देंगे। अब कमाल बात यह है, क्वेश्चन ये आता है कि जेसी चला गया तो पुलिस क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपकी पुलिस फिर भी क्वेश्चन पूछ सकती है जबकि आप तिहाड़ प्रिजन में या जेसी में हो, बट वो केवल कोर्ट की परमिशन पे होता है। सो ये ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1981 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और ये केसेस criminal procedure, judicial custody, interrogation by police is permissible. Magistrate can direct the police in the place and the manner. Mere interrogation by the police during such custody by permission of magistrate cannot change the nature of custody. In other words, जेसी में भी पुलिस आकर कोर्ट की परमिशन पर आपसे सवाल जवाब कर सकती है। अब तुम सोचोगे सर ये कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं हो गया? अगर ये ज़्यादा डिटेल में है तो ये तुम्हें क्वेश्चन में कैसे आया? ये सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021, क्वेश्चन नंबर 82, with reference to India, consider the following statements. Number 1, judicial custody means an accused is in custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. इसका आंसर दो। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है मैंने इतना डिटेल में पढ़ा दिया, तुम्हारी तो लॉटरी लग गया, अब तुम्हें पता चलेगा पॉलिटी पढ़ते कैसे हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स accused is in the custody of the concerned magistrate, ये बात तो ठीक है। such accused is locked up in police station, no, such accused is locked up in the jail। तो जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल, जे से जे याद रखना। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। ये लाइन बिल्कुल सही है, because he is allowed only on the permission of the court, और ये मैंने तुमको बताया है।
So if I explain this to you, yes, the court may allow the interrogations if it opines the interrogation is necessary. और यही ज्ञान सिंह केस में बताया गया है दैट पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट. अब तुम्हें समझ में आया इस वीडियो का गोल्डन वैल्यू क्या है. सो यहां तक इसको तुम्हें समझ में आ गया होगा. और तुम्हारा अगर ये इतना डिटेल तुम्हें कौन पढ़ाएगा और कैसे खुद करोगे इस बारे में विचार करो. और इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं मेक श्योर दैट यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. यूज माई कोड सिड लाइव SIDLIVE एंड ज्वाइन अस ऑन द प्लस क्लासेस जहां मैं इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं. दैट शुड ब्रिंग टू योर नोटिस कि सिद्धार्थ सर हम तो पढ़ने कुछ और ही चले थे और आप कहीं और ही चले गए. बेटा सब कुछ कनेक्टेड है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एक बार फिर से रिकैप. एक पर्सन हुआ अरेस्ट. अब ध्यान से, जब अरेस्ट हुआ तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्टिवेट हो गया. यस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 एक्टिवेट हो गया और सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 भी एक्टिवेट हो गया. सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 बोल रहा है अरेस्ट करोगे तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है. और अरेस्ट करोगे तो ये बताना जरूरी है अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो भाई बता देना पुलिस कि तुम्हें राइट टू हैव अ बेल है. राइट टू बेल होना या नहीं होना ये सब तब पता चलेगा जब तुम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पढ़ोगे, जिसमें तुम्हें दिख जाएगा कि जिस क्राइम के अंडर तुमको ऑफेंस के अंडर तुम्हारे खिलाफ तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है. बेलेबल और नॉन बेलेबल में सिर्फ ये फर्क है कि बेलेबल जो होता है उसमें तुम्हारा राइट होता है बेल मिलने का. नॉन बेलेबल मे बी ग्रांटेड एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. इसके साथ साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 33 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. चैप्टर 33 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बेल्स एंड बॉन्ड से रिलेटेड है. और बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड है 436, 437, 438 और कुछ केसेस में 439 या 441. 436 बेलेबल ऑफेंसेस से डील कर रहा है. 437 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से डील कर रहा है. 438 एंटीसिपेटरी बेल से डील कर रहा है. बेल हो जाए तो बेल बॉन्ड भरो, फॉर्म नंबर 45 भरो और चले जाओ. तो अगर अब ये स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूं तो प्रोसेस को हम चलाएंगे आगे. एक पर्सन हुआ अरेस्ट, राइट, और वो पर्सन जैसे ही अरेस्ट हुआ पुलिस की कस्टडी में आ गया. वो पुलिस की जो कस्टडी है वो पहले फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे वो अरेस्ट होती है सेक्शन 57 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू बी रेड विद आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is applicable. So 22 सब क्लॉज 2 के अनुसार एक पर्सन को एट एनी केस सेक्शन 57 और 22 को साथ में पढ़ेंगे तो 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट. नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको 24 घंटे में लाना जरूरी है वरना तुम्हारा आर्टिकल 22 वायोलेट हो जाएगा और तुम आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन डाल सकते हो. अब कहानी आगे. नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जब गए, जब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट चले गए, ओके, और मान के चलो कि ही इज द ट्राइंग मजिस्ट्रेट, तो जो मजिस्ट्रेट है उनके पास दो चॉइसेस है. ओके, वो चॉइस ये है कि वो अगर ही इज सेटिस्फाइड that more than 24 hours is required for investigation and in such cases जहां पर कि उसको बेल नहीं दी जा सकती या फिर बेल नहीं ग्रांट की जा रही है, अगर बेल ग्रांट नहीं है यानी कि वो घर नहीं जा रहा है तो वो कस्टडी में जा रहा है. तो वो कौन सी कस्टडी में जा रहा है? द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विल रिमांड हिम
टू अ कस्टडी। एक कस्टडी हो सकती है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारी पे, जज की जिम्मेदारी पर जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दें, और एक ये हो सकता है कि वो पुलिस के कहने पर उसको दोबारा पुलिस के पास भेज दे। इन अदर वर्ड्स, वो पुलिस कस्टडी में रिमांड हो जाए। डर लगता है सबको। किससे डर लगता है? पुलिस कस्टडी से डर लगता है, इसलिए आमतौर पे पुलिस कस्टडी को एक्यूज्ड और उसका लॉयर बड़े स्ट्रांगली अपोज करता है। आमतौर पे पुलिस कस्टडी सिर्फ फर्स्ट 15 डेज के टाइम ही दी जाती है। अब ये बार बार 15 दिन क्यों आ रहा है? 15 दिन इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है, ध्यान से सुनो, at any one given time, in one shot, magistrate sahab cannot remand the accused to more than 15 days at a time। 15 दिन से ज्यादा मजिस्ट्रेट साहब इस सेक्शन 167 के अंडर रिमांड नहीं दे सकते। एट एनी वन गिवन टाइम, सेक्शन 167 says that a person, whoever is in this custody, section 167 says that a person may be held in the custody not more than 15 days at a time। सो अब मुझे सेक्शन 167 पढ़ने का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौका है, बिकॉज ये ले जाएगा मुझे आज के टॉपिक की डिटेल पे। अब ध्यान से सुनना। द मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल ध्यान से, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ कमिंग नाउ। सो इफ आई नोटिस दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded may, whether he has or has not the jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit। in such custody, इन सच कस्टडी। सर ये सच कस्टडी पे इतना क्यों तवज्जो है? इसीलिए बेटा, बिकॉज ये पुलिस कस्टडी भी हो सकता है और जेसीबी यानी कि जुडिशियल कस्टडी भी हो सकता है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन अ होल। समझ में आया या नहीं? सो द पॉइंट हियर इज 15 days is a whole से ज्यादा एट एनी वन गिवन टाइम उनको रिमांड देने का अधिकार नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि 15 दिन से ज्यादा ये कस्टडी एट वन गिवन टाइम नहीं दी जा सकती। so, ये क्या हो गया? अब आगे अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, मान के चलो। तो अभी के लिए मैं सिंपल बना देता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बाद में करेंगे। तो सेक्शन 167 को यूटिलाइज करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो सेक्शन 167 में मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड दे दी। मान के चलो, अभी के लिए आसान कर देते कहानी। मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड दे दिया और उस पर्सन को जेल में भेज दिया। मान के चलो, अभी एक सिंपल ही लाइन बना देते हैं, जेसी में भेज दिया। तो कितने टाइम के लिए भेज सकते हैं? अभी अभी बोला सर, अभी अभी आपने बताया 15 डेज से ज्यादा नहीं एक्सीड किया जा सकता। तो 15 डेज के लिए उसको कस्टडी में भेजा जाता है। एक्चुअली आप नोटिस करोगे तो 14 दिनों के लिए भेजा जाता है, बिकॉज कोई चांस ही नहीं लेते कि 15 डेज गलती से एक्सीड ना हो जाए। तो आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि फला फला पर्सन वाज सेंट टू 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। तो न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है। आप आमतौर पे देखो, बिकॉज द कोर्ट्स इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि गलती से 15 दिन एक्सीड ना हो जाए। तो 14th डे यानी कि 15th डे इसकी ये रिमांड खत्म हो गई। अब क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया है। मजिस्ट्रेट ने बेल
नहीं दी है, इन अदर वर्ड्स कोर्ट ने बेल नहीं दी है और ये पर्सन जेल में बैठा है, यानी कि इसकी पर्सनल लिबर्टी गई हुई है, इसकी कस्टडी चल रही है। 15 दिन गुजर गए, इस पर्सन को अब जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा गया है। इसको 15वें दिन दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रिजन अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द पुलिस मैनुअल एंड द प्रिजन मैनुअल जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। फिर से बहस होगी, फिर से बोला जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हमें फर्दर रिमांड चाहिए। हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब ये बात मान जाए और मजिस्ट्रेट साहब इसको और एक्सटेंड करे। तो सेक्शन 167 में कितना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं? सर अभी तो बोला मोर देन 15 डेज नहीं किया जा सकता। एट वन टाइम 15 डेज से ज़्यादा नहीं किया जाता, उसको दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो। प्लीज रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बंदा जेल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर ये तो अनलिमिटेड होगा, पुलिस बोलेगी इसको तो हमें चाहिए चाहिए इन्वेस्टिगेशन, आज करते करते वो करते लो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। नो नो, ये 15 दिन की कहानी, ये 15 दिन की कहानी अनलिमिटेड नहीं है, ये 15 दिन की कहानी अनलिमिटेड नहीं है। द पर्सन is allowed to be kept in such custody maximum for 90 days, maximum for a total period of 90 days। अगर इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसकी सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल से ज्यादा जिसका सजा है, वो गुनाह किया हो या आपको सस्पेक्टेड हो, तो ये 15 दिन या 14 दिन जैसे मर्जी करो, ये करते करते 90 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 167। और बाकी सारे ऑफेंसेस के लिए 60 डेज इज द मैक्सिमम टाइम फॉर ऑल अदर ऑफेंसेस। इस टाइम तक, इस टाइम तक या तो पुलिस अपनी चार्जशीट पेश कर दें, अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दें विद इन दिस टाइम पीरियड, और अगर विद इन दिस टाइम पीरियड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यानी कि चार्जशीट पेश नहीं हुई, क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं हुई, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज अक्यूज पर्सन का अधिकार हो जाता है, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। समझ में आया या नहीं? तो वो चाहे उस टाइम पर 90 दिन हो, अगर ऐसे किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी सजा डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 10 साल से ज्यादा हो, तब तो 90 दिन तक पुलिस को टाइम मिलता है चार्जशीट पेश करने का, अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। सेक्शन 173 का चार्जशीट नाम की कोई वर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट होता है सेक्शन 173 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अगर तो सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी, डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस, अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो 90 दिन मिलता है, वरना 60 डेज। अगर 61st डे भी हो गया इस केस में, या 91st डे भी हो गया इस केस में, और तुमको पुलिस की चार्जशीट नहीं दिखी, मुबारक हो। क्या हो गया मुबारक? मुबारक इसलिए है बिकॉज तुमको मिल जाएगी स्टैट्यूटरी बेल। ओके, तुमको मिल जाएगी डिफॉल्ट बेल, ये तुम्हारा राइट हो गया। और ये राइट के बारे में
ही इस आर्टिकल में लिखा था। 1.5 घंटा लग गया मुझे तुम्हें इस आर्टिकल को समझाते समझाते, और तुम्हें 1.5 जन्म लग जाता ये समझते समझते कि ये लिखा क्या था, until unless a lawyer explains you। अब मैंने यही पैराग्राफ इन द बिगिनिंग तुमको पढ़ के बताया था, अब तुम्हें खुद में एक ह्यूज जंप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी। रियलाइज दिस। और मैं अब ये आर्टिकल तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। When can an individual get statutory bail? सो अब हम इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। वाई वॉज लॉयर एंड एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज गिवन बेल। और यहां पर क्वेश्चन आया, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर granting bail to advocate and activist Sudha Bharadwaj. In its bail order, the court has asked the NIA to decide the conditions for her release on December 8. While she was given default bail, 8 others were denied the benefit of the same case. The case highlights the nuances involved in the court determining the circumstances in which statutory bail is granted or denied, even though it is generally considered as an indefeasible right. What is default bail? Also known as statutory bail. अब ध्यान से सुनना, धीरे धीरे जाऊंगा, तुम्हारे फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाई देना चाहिए। दिस इज अ राइट टू बेल। राइट हो गया, अब ये तुम्हारा हक हो गया। दैट कम्स व्हेन पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट पेश करना, क्लोजर रिपोर्ट, सेक्शन 173। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाई पुलिस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कौन सा स्पेसिफाइड पीरियड? या तो 60 डेज या 90 डेज इन रिस्पेक्ट टू अ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी। जो कि जुडिशियल कस्टडी में पर्सन बैठा हुआ था। ये कहां लिखा हुआ है? ये सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है। वेयर इट इज not possible for the police to complete an investigation in 24 hours. Within 24 hours सेक्शन 57 चल रहा होता है, 24 hours के बाद सेक्शन 167 चल रहा होता है। द पुलिस प्रोड्यूस द सब्जेक्ट इन कोर्ट। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। सीक ऑर्डर्स फॉर आइदर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। रिक्वेस्ट करते हैं या तो पीसी के लिए या जुडिशियल कस्टडी के लिए। कोर्ट रिमांड करता है या तो पीसी में या जेसी में। दिस सेक्शन कंसर्न्स द टोटल पीरियड अप टू विच अ पर्सन मे बी रिमांडेड इन कस्टडी प्रायर टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। फॉर मोस्ट ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज जो कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर्स है, ये टाइम पीरियड है 60 डेज जिसमें पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ती है एंड फाइल अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को ही साधारण भाषा में चार्जशीट बोला जाता है बिफोर द कोर्ट। हाउएवर, वेयर द ऑफेंस अट्रैक्ट्स death sentence or life imprisonment or a jail term of not less than 10 years, the period available is 90 days. In other words, a magistrate cannot authorize a person's judicial remand beyond the 60 or the 90-day limit. तो या तो 60 डेज होगा फॉर मोस्ट ऑफेंसेस, 90 डेज उन पनिशमेंट्स के लिए या उन ऑफेंसेस के लिए जहां पनिशमेंट होगी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 10 ईयर्स। इसी के बीच में सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस को अपनी फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट। द कोर्ट shall release the person if he is prepared to and does furnish the bail। यानी कि अब ये शैल हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। और चैप्टर 33 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार जो भी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने के लिए अगर तुम रेडी हो, मुबारक हो, तुम्हें मिल जाएगा डिफॉल्ट बेल। अरे बाप रे बाप, I just in the last 1 hour and a half took you to a crash course जिसको समझने के लिए even a practicing lawyer को सालों साल लग जाते। This is called 24 carat rock solid
प्रिपरेशन। सो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ऐसे टॉपर्स क्रिएट किए जाते हैं। इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, गिव योर सेल्फ अ चांस ऑफ रियलिस्टिकली क्रैकिंग दिस एग्जाम। और मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ाया। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 का प्रीलिम्स का एग्जाम है। पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। सिविल सर्विसेज हैज बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। रिपब्लिक डे स्पेशल है 25 to 27। यूज माई कोड सेड लाइव, SIDLIVE। मैं तुम्हें हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि क्या होता है 24 कैरेट रॉक सॉलिड। और देखो, एक तरीका है एक पढ़ने का, एक पढ़ाने का। मेक श्योर दैट यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। You are a wise gang of students. Take a wise decision. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.